हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अब आज से यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। यूपीएसआई का जैसा कि एग्ज़ाम डेट आप जानते हैं कि अक्टूबर एंड तक प्रस्तावित है, और अब तो एसएससी जीडी की भी डेट आ चुकी है लास्ट नवंबर दिसंबर के बीच में। तो टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी है, इसमें सारे चैप्टर के सवाल मिक्सअप होंगे। और यूपीएसआई में जैसा आप जानते हैं 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 सवाल आएंगे। तो 40 सवाल की सीरीज़ एक साथ 40 नहीं करेंगे, हाफ हाफ करके देखेंगे। जितने ही सवाल, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पर सवाल बहुत ही अच्छे हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो। तो पहले एक स्लोगन देख लीजिए, हौसले अगर बुलंद हो तो जीत के नज़दीक पहुंचना तय होता है। बुलंद हौसलों के साथ तैयारी करनी है और कॉन्टिन्यूअस लगे रहना है। देखिए, सवाल बनाते हैं हम लोग। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि प्रतिवर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो रहा है तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए हिंदी में सवाल लिखे हैं। अवमूल्यन मीन्स घट रहा है प्राइस। ठीक है, किस दर से घट रहा है? 10% की दर से घट रहा है। यदि 10% की दर से यदि घट रहा है तो 10% का मतलब आप अच्छे से जानते हो 1/10 होता है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। 1/10 का मतलब ये है, यहाँ पर घट रहा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, कि यदि मशीन की कीमत आज 10 है तो साल के अंत में एक कम हो जाएगी, यानी रह जाएगी 9। और ऐसा काम 3 साल तक होएगा, यानी कि 3 साल है समय, तो आप क्यूब लगा दो। यानी कि वैल्यू, यदि 1000 मशीन की कीमत आज है तो 3 साल के बाद 9 का क्यूब 729 रह जाएगी। और इस 1000 की वैल्यू सवाल में हमको दे रखी है। 1000 की वैल्यू 2 लाख रुपए है। 1000 की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए है। क्लियर? यदि 1000 की वैल्यू 2 लाख रुपए है तो 1000 से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी। यदि मुझे 729 की वैल्यू निकालनी है तो 200 का गुणा कर देंगे, जो कि आप जानते हो कितना आ जाएगा, 14, 28, 29 दूनी 58, यानी कि 145800, 145800 ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप इस सवाल को देख करके बना सकते थे कि 10 का क्यूब होना है, 2 जीरो और आने हैं, तो जस्ट 1 यूनिट की वैल्यू 200 आएगी, और 729 का जब डबल करेंगे तो 145800 मिल जाएंगे आपको। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये। इस सवाल को बनाएंगे आप। कह रहे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, जिसके कारण एक व्यक्ति 360 रुपए में 10 केजी चावल कम खरीद पाता है। आप एक चीज देखेंगे, 20% की यदि वृद्धि हुई तो चावल हमें खरीद कितना मिलने लगा, 20 केजी। यदि 100% की कमी हो जाएगी तो 50 केजी। 50 केजी के लिए हमें रुपए कितने देने पड़ रहे हैं? 360 रुपए। 1 केजी के लिए 7.2। लेकिन हमसे चावल का मूल भाव पूछा है, यानी कि 120% की वैल्यू 7.2 है, तो 1% की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू आ जाएगी 6 रुपए प्रति केजी। आप शायद सवाल को नहीं समझ पाए, आप इधर से देखिएगा जरा। 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि यदि हम चावल के प्राइस में करें तो ये इफेक्ट डालती है 20% की वृद्धि 10 केजी चावल पे। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गई। कितनी क्वांटिटी कम हुई? 10 केजी। यदि यही 100% बढ़ा होता तो कितने केजी हमको कम मिलता? 50 केजी, जिसके लिए हम रुपए कितने दे रहे हैं? 360 रुपए। या हम यूं बोल पा रहे हैं कि 100% की वैल्यू ये 50 केजी है, ये टोटल वजन है। टोटल वजन के लिए हम 360 रुपए दे रहे हैं, यानी 1 केजी के लिए हम कितना दे रहे हैं? 1 केजी के लिए हम 7.2 रुपीज दे रहे हैं। क्लियर? 1 केजी के लिए हम 7.2 रुपीज दे रहे हैं। और ये क्या है? ये चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य है, यानी वर्तमान मूल्य है। लेकिन हमसे वर्तमान मूल्य नहीं पूछा था, हमसे तो उसने स्टार्टिंग का प्राइस पूछा था, मूल भाव पूछा था। मूल भाव का मतलब स्टार्टिंग में था। और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 120% की, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि इंक्लूड है। तो 120% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7.2। तो 100% की वैल्यू आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू आ जाएगी 6 रुपए पर केजी। तो ये आ जाएगा आपके पास आरंभिक या इनिशियल। इसी को आरंभिक भी बोलते हैं और इसी को इनिशियल भी बोलते हैं। क्लियर? मूल भाव जिसको बोलते हैं। इसको बनाएंगे कि 510 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 40% पानी है। कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में पानी का 15% पानी रह जाए। एक बात मुझे बताओ, आप मिला क्या रहे हो? आप मिला रहे हो पानी। मिला क्या रहे हो? पानी। यानी कि पानी इसमें मिलाया जा रहा है। बच्चे मेरे, यदि पानी मिलाया जा रहा है इसमें तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है नमक। सारी कैलकुलेशन नमक पर होगी। यदि इसमें 40% पानी है तो नमक कितना है? 60%। नमक कितना है? 60%। यदि
बाद में हमको 15% पानी करना है, यानी बाद में हमको 15% पानी करना है, मतलब नमक कितने परसेंट करना है? नमक करना है 85%। यदि 15% पानी तो नमक कितने परसेंट? 85%। ये नमक का रेशियो है। यदि नमक का रेशियो ये है, इसको काट लेते हैं, 5 से काटिए, 12 पंचे 60, 17 पना 85। यदि नमक का ये रेशियो है तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा? जस्ट रिवर्स आएगा, 17/12। हमारे पास जो 17 की वैल्यू है सवाल में दे रखी है 510। इस 17 की वैल्यू दे रखी कितनी? 510। एक की वैल्यू 3 आ जाती, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 3 आ जाएगी सॉरी 30 आ जाएगी। और पूछा गया है कि कितना पानी उड़ा दिया गया है। टोटल क्वांटिटी थी कितनी पहले? 17, अब रह कितनी गई? 12। पानी कितना उड़ गया है? 5। इस 5 की वैल्यू बतानी है, जबकि एक की वैल्यू 30 है, तो 5 की वैल्यू होगी 150, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ पा रहे? बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने का, एलिगेशन से भी आप इस सवाल को बना सकते हैं, पर ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें सबसे बड़ा बताना है। देखिए सभी का यदि मैं रूट एक समय के लिए इग्नोर करूं तो सभी में डिफरेंस कितने का है? 2-2 का डिफरेंस है। सभी में 2-2 का डिफरेंस है, तो जो कम वैल्यू होगी उसका डिफरेंस सबसे बड़ा बनेगा, यानी ये वैल्यू सबसे बड़ी बनेगी। √5 माइनस √3, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? हूबहू यही पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ऐसा आप समझ के चलें। और जब आप पेपर दे के आएंगे तो खुद समझेंगे इस बात को कि पेपर का क्या लेवल और कितना मैच किया है। यदि एक कलम का मूल्य 12 रुपए है, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए तथा एक कॉपी का मूल्य 15 रुपए है, तो कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करे कि पूर्णांकों में कलम, पुस्तक या कॉपी खरीद सके? तो कम से कम खरीदने के लिए आप 12, 15 और 20 इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम इसका कितना आएगा? 60। तो 60 कम से कम खरीदिए, पूर्णांकों में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। क्या कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों को 3/5 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के। मैंने कहा यदि 3/5 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, तो एक काम करते हैं, आप चाहो तो कुछ वैल्यू लेट कर सकते हो इनकी, या फिर आप फ्रैक्शन से ही बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल विद्यार्थियों का 3/5 यदि लड़कियां हैं, यदि गर्ल्स में बात करूं, गर्ल्स 3/5 हैं, तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज होंगे 2/5। ठीक है, क्योंकि कुल विद्यार्थियों का 3/5 मैंने कुल विद्यार्थी एक मान लिए, जिसका 3/5 गर्ल्स हैं, तो 2/5 क्या होंगे? लड़के होंगे। यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग उपस्थित रहे हों, तो कुल विद्यार्थियों को कौन सा भाग उपस्थित? मुझे देखो प्रेजेंट मतलब कैंडिडेट चाहिए, तो यदि 2/9 भाग लड़कियों का प्रेजेंट है, यानी 9 में 2 भाग प्रेजेंट अब्सेंट है, यदि 9 में 2 भाग अब्सेंट है तो 9 में 7 भाग जो होगा वो प्रेजेंट होगा। इसी तरह से यदि गर्ल्स में बात करें तो 1/4 भाग अब्सेंट है, 4 में 1 भाग अब्सेंट है, तो 3/4 भाग क्या रहा होगा? प्रेजेंट रहा होगा। तो यदि हम कुल विद्यार्थियों के प्रेजेंट का चेक करें तो ये आ जाएगा 21/45, ये वैल्यू आ जाएगी 6/20। ठीक है, एलसीएम आप लोगे चाहो तो इसको और काट सकते हो इस नंबर को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/10। एलसीएम लोगे 90 एलसीएम आ जाएगा, 21 दूनी 42, 90 बनाने के लिए इसमें 9 का गुणा, 9 3 27। ओवरऑल आप जब देखोगे तो ये आ जाएगा 69/90। अब ये नंबर 3 से कट रहा है, 3 से काट दो इस नंबर को, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, यानी कि 23/23 इतने लोग क्या हैं? प्रेजेंट हैं। 23/30, 23/23 का मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। यदि आप इनको कुछ नंबर भी ऐड करते हो, जैसे आप मानते हो कुल विद्यार्थियों की संख्या कुछ ऐसी मान लो जो 5 और 9 से कैंसिल हो जाए, तब भी इस सवाल को बना सकते हो। बहुत सारे तरीके बन सकते हैं सवाल के। ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है नॉर्मल सा, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये भाग वाला सॉल्व करेंगे, यहां से तो 1 मिल जाएगा, 1 का गुणा 1/3 में होगा, 1/3 आ जाएगा। इधर अब देखेंगे इस तरफ, यहां पे का होगा, ठीक है, यहां पे का वर्ड है, का, क्लियर।
यदि हम ये सेम लिखेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा, इसे मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। 1/3 ये है, तो 1/3 डिवाइड बाई का पहले सॉल्व होता है बॉडमॉस के अकॉर्डिंग इनटू, ठीक है, 1/3। जब आप इसको पहले सॉल्व करोगे तो 1/9 आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 1/9 आएगा, लेकिन 9/1 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/9। 1/9 से 1/9 इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1/9। 1/9 से 1/9 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर? 1/9 से 1/9 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। इस बात का ध्यान रखना है कि ये का हमको पहले सॉल्व करना है बॉडमॉस के अकॉर्डिंग। यदि हम बॉडमॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑफ पहले सॉल्व होता है, ये ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई एक आप सॉल्व कर सकते हो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल को देखिएगा कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है यदि भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है तथा शेष 48 हो तो भाज्य क्या होगा। एक बात मुझे बताइए, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो भाजक भागफल का 12 गुना है। सबसे पहले तो आप देखिए भाजक 12 गुना है, किसका 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है। पहली इंफॉर्मेशन कि भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन शेषफल का 5 गुना है, यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, किसका 5 गुना है, रिमाइंडर का 5 गुना है। इतनी बात बताइए, यहां पे तथा लगा है, तथा किसको इंगित कर रहा है, तथा बता रहा है इसी भाजक को। भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है और शेषफल कितना है, 48। यदि हम यहाँ शेषफल 48 रख दें तो हमें भाजक की वैल्यू मिल जाएगी 48 गुणे 5। यहाँ पर 50 होता तो 250 आता, लेकिन 10 कम आएगा, यानी कितना आएगा, 240 आ जाएगा। क्लियर? 240 यदि आपके पास भाजक है तो क्या भागफल निकल आएगा, 240 यहाँ पुट कर दो, 12 दूनी 24, तो हमारे पास भागफल कितना निकल के आ जाएगा, भागफल निकल के आ जाएगा 20। भागफल कितना निकल के आ गया, 20। अब आपको पता है भागफल पता हो चुका है, भाजक पता चल चुका है, तो भाजक इंटू भागफल करें और रिमाइंडर को यदि ऐड कर दें तो आपको भाज्य मिल जाएगा, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4800, 24 दूनी 4800, 4800 में 48 जोड़ देंगे तो 48 सवाल का उत्तर चला जाएगा। ऐसा सवाल हमने अभी नेक्स्ट पिछले वीडियो में ही अपलोड किया है, आप देख सकते हैं उस सवाल को, ठीक है, वहां से आपको ये बातें सब पूरी क्लियर हो जाएंगी। ये बनाइए कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय कितनी है, 7650 रुपए है, तब कुल बिक्री कितनी है। आप मुझे बताइए, 1% बोनस लेता है, 1% बोनस लेगा, बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो 15,000 तक की बिक्री पर, 15,000 तक की बिक्री पर उसको सिर्फ 12% कमीशन मिलता है, लेकिन 15,000 से जैसे ही ऊपर की बिक्री करेगा, ये प्लस की बिक्री करेगा, उसको 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% बोनस और मिलेगा, यानी टोटल उसको 13% की आमदनी होगी। लेकिन कब, जब 15,000 से ऊपर की बिक्री करके वो कंपनी को देगा। कंपनी का यदि प्रोडक्ट वो 15,000 से ऊपर का बेचेगा, यदि कंपनी की सेल्स 15,000 से ऊपर की जाती है तो इनकम उसकी 1% बढ़ जाएगी। मैंने कहा कि ये वाला डाटा फिक्स है, ये 12% मुझे मिलता है कमीशन 15,000 तक, तो ये डाटा तो फिक्स है, पर ये डाटा वेरिएबल है। इस प्लस की वैल्यू हमको नहीं पता कि 15,000 से प्लस कितना वो कमाता है, तो जो वैल्यू फिक्स नहीं है उस पर आप फोकस मत करो। आप ये मानो कि यदि हम 13% यहां भी बना लें तो इसके लिए कंपनी पर एक्स्ट्रा बर्डन कितना पड़ेगा, तो कंपनी पर 1% का बर्डन और पड़ेगा। 1% किसका, 15,000 का, तो 15,000 का 1% कितना होता है, 150 रुपए उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, जिससे उसकी इनकम, किसकी इनकम, उस सेल्समैन की इनकम 7650 से 150 बढ़ जाएगी। 150 बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 7800 हो जाएगी। यदि 7800 हो जाएगी, जो कि ये वैल्यू 13% के बराबर होगी। 13% की वैल्यू यदि 7800 है तो 7378, 1% की वैल्यू 600 आ जाएगी, 100% की वैल्यू 60,000 आ जाएगी।
यानी फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपए। एक बार फिर से समझ लो, मैंने कहा कि 13% यहाँ है, 13% यहाँ भी हो जाए तो एक धार 13% वैल्यू हो जाएगी। न कंपनी को एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा न सेल्समैन को। इसके लिए 1% किसका, 15,000 का 1% ज्यादा बर्डन पड़ेगा। 15,000 का 1% होता है 150, यानी अभी वो 7650 ले रहा है, 150 और लेगा, यानी टोटल उसकी जेब में आएंगे 7800, और ये 13% के बराबर होगा। 13% इज इक्वल टू 7800, 1% इज इक्वल टू 600, 100% इज इक्वल टू 60,000। बताइए इतनी बात आप समझ पाए हैं कि नहीं? यहां से आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा और वेन डायग्राम के थ्रू सवाल को करना होगा। ठीक है, ओके, रेडी? एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, 90 विद्यार्थी हिंदी, 75 विद्यार्थी गणित, 58 विद्यार्थी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, 36 हिंदी व गणित। इस तरह से यानी कि 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो मैंने कहा ठीक है, 3 सब्जेक्ट का मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम मैंने बना लिया ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने हिंदी बोला, इसको इंग्लिश और इसको मैथ्स। 90 विद्यार्थी हिंदी में है, ये पूरे ग्राफ का, ये पूरे सर्किल का डाटा 90 है, जबकि 75 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, ये वाला डाटा 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 58 विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ते हैं, ये वाला डाटा 58 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? 36 हिंदी व गणित पढ़ते हैं। हिंदी व गणित वाला जो ग्राफ देखें, हिंदी और गणित का ग्राफ, तो हिंदी और गणित का ग्राफ ये पूरा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक है। हिंदी और गणित का ग्राफ ये पूरा है, हिंदी और गणित का। लेकिन सबसे पहले हमें बीच वाली वैल्यू लिख लेनी है, क्योंकि तीनों में जो इंटरसेक्ट हो, तीनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 18 विद्यार्थी। तो ये वाला जो डाटा है ये कितना है, ये 18 है, जो कि तीनों सब्जेक्टों को बता रहा है। और टोटल कितने पढ़ते हैं, 36 पढ़ते हैं हिंदी और गणित में, तो जिसमें से 18 ये निकल गया, तो ये कितना बचा, 18। आगे बात करते हैं कि 35 विद्यार्थी हिंदी व अंग्रेजी में पढ़ते हैं। हिंदी व अंग्रेजी में 35 पढ़ते हैं, जिसमें 17 ये निकल गया, तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में कितने बचे, 17 बचे, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में। आगे यदि बात करें, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में पढ़ते हैं। 25 विद्यार्थी अंग्रेजी व गणित में, अंग्रेजी और गणित का ये वाला ग्राफ है, अंग्रेजी और गणित का ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला ग्राफ है अंग्रेजी और गणित का, ये अंग्रेजी और गणित का है। लेकिन यदि हम सिर्फ अंग्रेजी और गणित की बात करें तो 18 ये हो चुका है, ये कितना बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। मुझसे पूछा गया है कि उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या निकलेगी जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। केवल एक विषय का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। तो हमने कहा टोटल हमारे पास 90 स्टूडेंट हैं, जिसमें 17, 18 और 18 ये इंगेज हो गया। ये पूरा सर्किल तो ये यहां तक है ना। तो 18, 18, 36, 18, 54 नहीं 53, यानी 90 से यदि आप 53 घटा दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, ओनली हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 37 हैं। ओनली हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 37 हैं। तो ओनली हिंदी का ग्राफ हमने पता कर लिया। इसी तरह से हम ओनली इंग्लिश का निकालेंगे और ओनली मैथ्स का निकालेंगे और तीनों ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्टों का डाटा चाहिए, केवल एक विषय पढ़ते हैं। तो ये 37 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो आप सिर्फ अंग्रेजी का कैसे निकालोगे, यहां से निकालने के लिए देखिएगा, ये 18, 18, 36, 36 और 6 यहां बचेगा, 36 और 6 42, 58 से यदि आप जब 42 घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, यानी कि 6, 1, 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। इसी तरह से मैथ्स का निकालेंगे, 18, 18, 36 ये हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो जरा, यही आएगा ना, ये वाला डाटा था 18, 18, 36, 18, 54, ये वाला देखना है यार, पूरा ये पूरा सर्किल देखना है। एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, ये वाला सर्किल देखना है, एक बात ध्यान रखना, ये वाला आपको सर्किल देखना है। तो इस सर्किल का यदि हम पूरा ग्राफ देखें
तो 18 एक इससे दे दो तो 18 18 36 और 6 42, 58 से 42 घटाएंगे, ठीक था डाटा पूरा, कितना था 16। ये 16 स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। इधर वाला देखेंगे ग्राफ तो 18 18 36 और 7, 36 7 43, 75 में 43 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के कितने स्टूडेंट इतने हैं। अब सारा डाटा हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कौन कौन सा डाटा समझिएगा जरा, कौन कौन सा डाटा, 37 जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, 16 जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, और 32 जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। तो यदि इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 7 15, 6 1 7 और 1 8, 85 ऐसे स्टूडेंट हैं, 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। 85 का मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये बात आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।